हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जे एसेंशियल्स और नंबर 1 जे रिवीजन चेकलिस्ट। और आज यहाँ पे वीडियो नंबर 26 में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबनिज थ्योरम। ये काफी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ में पूछे जाने वाला टॉपिक है, नॉट जस्ट इन जेईई मेन बट आल्सो इन जेईई एडवांस। तो आप इस थ्योरम को यहाँ पे अच्छी तरीके से जरूर समझें। आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना बेसिकली सिखाया जाता है। एंड आपने अगर 26 वीडियो बचो, ये इसके पहले हमने 25 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं सीरीज में। अगर वो मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर उनको देखें। ये आपके एसेंशियल वीडियोस है जो जेईई मेन के पहले आपने देखे हुए जरूर होना चाहिए। आपको इन्हीं के जैसे कुछ न कुछ सवाल मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा यहां पर बन रहे हैं। एंड आपके 99+ परसेंटाइल के स्कोर और वो जो ड्रीम है आप यहां पे जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको यहां पर बच्चों आज मैं क्लास में क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन उसके बाद में जेईई 1 एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देने वाला हूं अबाउट लेबनिज थ्योरम। तो आपकी प्रैक्टिस आप वहां पे जाके फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं हमारा यहां पर डिस्कशन क्या है। भाई इतना सही बस यहां पर आपको आइडिया होना चाहिए लेबनिज थ्योरम के अंदर कि यार अगर आपके पास में कोई एक इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी, जिसके अंदर आपकी लिमिट है जी एक्स से लेके एच एक्स तक, और आपको भी यहां पे अगर कोई पूछता है कि यार इस चीज का डिफरेंशिएशन करके बताओ, आप इस इंटीग्रेशन को ही बेसिकली क्या कह रहे हो, कैपिटल एफ एक्स फंक्शन कह रहे हो। और अब यहां पे देखो क्या लिखा है, उस कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा है। मतलब हम बेसिकली इस इक्वेशन के दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा। एंड राइट हैंड साइड में आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो या तो आप ये आइडिया इस्तेमाल करो कि यार मैं पूरी मेहनत करके पहले इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, कोई एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेता हूं और फिर डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन उसमें हमारे डबल एफर्ट जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो हम ये तो जानते ही है कि हमारा जो आंसर यहां पे निकल कर आएगा वो, अगर यहां पे हमने एफ को इंटीग्रेट किया और फिर वापस उसको डिफरेंशिएट किया तो वापस एफ फंक्शन ही बनना चाहिए। तो वही चीज आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि आपके पास में यहां पे अल्टीमेटली एफ फंक्शन ही बन रहा है। लेकिन फिर यहां पर जो आपके पास में एक्सप्रेशन है वो अल्टीमेटली डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला है, तो आपको लिमिट भी डालनी पड़ेगी। तो आपने फंक्शन के अंदर पहले तो अपर लिमिट डाली है, फिर बाद में आपने फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट डाली है। लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, इसलिए आपको चेन रूल का यहां पर खास ध्यान रखना होता है। आप यहां पे जो अंदर वाली वैल्यू डालते हैं इनपुट में, जो आप यहां पे अपर लिमिट डाल रहे हैं, उसके बाद में आपको अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली आपने यहां पे लोअर लिमिट तो डाली है, लेकिन उसके साथ में आपको लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना होता है। अगेन आप अगर इसके इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में जाना चाहते हैं कि भाई यहां पर ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कैसे, क्यों आया, है ना, तो आपको यहां पे जो राइज अप सेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का इसी चैनल के ऊपर, जो फुल लेंथ आपको यहां पे अंडरस्टैंडिंग आपको देता है, वो आपने जाके देखना चाहिए। बट अभी के लिए जस्ट बाय नोइंग दिस फॉर्मूला आल्सो यू कैन गेन योर +4 मार्क्स। तो हम यहां पे अब इसको अप्लाई करने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन गेटिंग इनटू द माइन्यूट डिटेल्स कि भाई ये बेसिकली इस तरह से क्यों जनरेट हुआ है ना। लेकिन क्या हुआ है वो यहां पर पता कर लो। आपके उसमें इस तरह का अगर एक इंटीग्रेशन है जिसको आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो बहुत ही सिंपल है। पहले आप अपर लिमिट इसके अंदर चिपका देते हो तो क्या बनता है, एफ ऑफ एच एक्स। फिर आप उस एच एक्स का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते हो। फिर आप लोअर लिमिट इसके अंदर चिपका देते हो एंड देन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में आपका माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है ना। वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर द आइडिया। तो हम यहां पे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। एंड क्वेश्चंस आपके यहां पर जो होते हैं वो सबसे फेमस पैटर्न से हम यहां पे स्टार्ट करें, विच इज बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का अगर हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहां पे नोटिस करो कि आपके पास में पहली बात तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है लिमिट का, ये कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्मेट का कैटेगरी है ना। फिर हम यहां पे अपना आइडेंटिफाई करके, है ना, पैटर्न देखकर बता सकते हैं कि हमने प्रोसीड कैसे करना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हैं तो आपके इसमें यहां पे x जो है वो π/2 को टेंड कर रहा है, समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्लियरली आपको 0 बनते हुए नजर आ रहा है, राइट। और अगर आप यहां पे न्यूमरेटर में ढूंढते हैं तो x आपको बस यहां दिखाई देता है। मतलब x आपको कहां दिखाई दे रहा है, x का क्यूब आपको इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट में दिखाई दे रहा है। अगर आप अब x को π/2 पे टेंड कराते हैं, मतलब आपकी लोअर लिमिट को आप कहां ले जाना चाहते हैं, π/2 के क्यूब तक ले जाना चाहते हैं। तो जैसे आप यहां पे लोअर लिमिट को π/2 के क्यूब तक ले जाओगे तो यार आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल हो जाएंगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर आपकी इक्वल है तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर तो 0 ही आना चाहिए। तो अगर आपका x π/2 पे टेंड करता है तो जस्ट बिकॉज अपर लिमिट लोअर लिमिट आपकी सेम होने वाली है तो आपका न्यूमरेटर भी इसका मतलब अल्टीमेटली 0 ही बनेगा। भले आप इसको बिना कैलकुलेट करे बोलो, लेकिन आप इसको 0 ही बोलोगे, राइट। तो आपको यहां पे ये पता चला कि यार ये जो लिमिट कैलकुलेशन के लिए हमें दी गई है ये 0/0 फॉर्मेट के साथ में मैच करती है। अब 0/0 फॉर्मेट में हमें पता है कि यार एक LH रूल नाम की बहुत ही शानदार चीज है।
LH रूल हमें क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही इंटीग्रेशन कोई भी दिक्कत आ रही है अगर आपको लिमिट फाइंड करने में, तो आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से कर लो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन भी अलग से कर लो, एंड उसको भी अगर आप यहां पे सॉल्व करोगे तो भी आपका लिमिट का आंसर सेम ही निकल कर आएगा, राइट। तो हम इस पॉइंट पे LH रूल अप्लाई करना प्रीफर करेंगे। अब मैं LH रूल अगर अप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपके यहां पे 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। लेकिन न्यूमरेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट्स वेयर द लेबनिज थ्योरम विल कम इनटू पिक्चर। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास में जो भी फंक्शन है, कितना ही गंदा फंक्शन हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। बड़ा सा यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप क्या करो, पहले इसके अंदर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। इसके अंदर जहां जहां पे आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है वहां पे आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, कर देंगे। लेकिन उसके बाद में और क्या बोला जा रहा है कि आपको अब उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपकी अपर लिमिट क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यहां पर आपने जब सब्स्टिट्यूट किया होगा तो कुछ तो वैल्यू बनी होगी, पाई बाय 2 के क्यूब को सब्स्टिट्यूट करके कुछ बना होगा, लेकिन उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में जब 0 जाएगा तो ओवरऑल आपका यहां पे पहला टर्म 0 हो जाना चाहिए। देन आएगा माइनस का साइन, है ना। अपर लिमिट का काम हो चुका है, अब लोअर लिमिट से काम लेंगे। लोअर लिमिट क्या बोलेगा कि यार अब यहां पे ना आपको एक्स क्यूब दोनों जगह चिपकाना है। एक बार एक्स क्यूब आप यहां पे चिपकाते हो तो उसके बाद में आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो अगर मैं एक्स क्यूब इसके अंदर चिपकाऊंगा तो क्या बनेगा, यहां पे साइन के साथ में आपको मिल रहा है यहां पे 2x क्यूब का क्यूब रूट मतलब x, एंड प्लस कॉस के साथ में x क्यूब का क्यूब रूट मतलब x, और उसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3x स्क्वायर। बस यही है आपका यहां पर सिंप्लीफाइड वर्जन। हमने यहां पे LH रूल अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई करते समय न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन में हमें लेबनिज इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। अपर लिमिट डाला, अपर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, माइनस लोअर लिमिट डाला, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, राइट। सो नाउ द रिमेनिंग एक्सप्रेशन हैज टू बी सॉल्व्ड। और आप यहां पे क्या नोटिस कर सकते हैं, देखो जरा, आप यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 के साथ में यहां से अगर आप देखते हो ध्यान से तो क्या कर पाओगे आप, यहां से आई गेस cos x कॉमन निकाल पाओगे। क्या आपको दिख रहा है, cos x कॉमन निकालोगे तो यहां पर बेसिकली मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको 2 sin x cos x पहले इमेजिन किया, फिर यहां से cos x और यहां से cos x बाहर निकाला, तो यहां पर आपके इसमें 2 sin x बचेगा, cos x निकल चुका है और यहां पर आपका 1 बचेगा, साथ में 3x स्क्वायर है, एंड नीचे अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड दिस माइनस इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट ताकि ये पाई बाय 2 माइनस x हो जाए, और ये जो cos है इसको भी आप यहां पे sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, उसके बाद में ये cos जो है इसको मैंने लिख दिया sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, जो कि सही है ट्रिग्नोमेट्री के आइडिया से, और ये माइनस अगर नीचे गया है तो ये भी बनेगा आपका पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है। उसके अलावा नीचे एक 2 है आपका जो बचा हुआ है अभी भी, एंड न्यूमरेटर में अगर आप देखते हैं तो आपके पास में बचा है 2 sin x प्लस 1, एंड उसके साथ में बचा है 3x स्क्वायर, राइट। सो आपका ये जो पर्टिकुलर कॉम्बो है पाई बाय 2 टेंडिंग पे कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है साइन ऑफ डब्बा अपॉन डब्बा, डब्बा शुड टेंड टू 0, है ना। तो अगर आपका x पाई बाय 2 पे टेंड हो रहा है तो ये जो पूरा ब्रैकेट है जो डब्बा है पाई बाय 2 माइनस x ये 0 पे टेंड हो रहा है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड लिमिट यहां पे लगा के हम इसको 1 बोल सकते हैं। और बाकी सब जगह अगर यहां पे जाता भी है आपका पाई बाय 2 तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगली स्टेप में आंसर ही आने वाला है आपका, मतलब 2 + 1 हो जाएगा, है ना। पाई बाय 2 अगर यहां डालता हूं तो साइन पाई बाय 2 1 हो रहा है, सो 2 + 1 नीचे आपका यहां पे 2 आ रहा है, एंड 3 के साथ में आपका पाई स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन पाई बाय 2, ठीक है ना। तो आपका यहां पर फाइनल आंसर क्या बन रहा है, फाइनल आंसर बन जाएगा 9/8 पाई स्क्वायर, 9/8 पाई स्क्वायर, मतलब बी आंसर आपके यहां पे करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो आपके यहां पर ये जो लेबनिज थ्योरम है ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको यहां पे ये इंटीग्रेशन करने की मेहनत से बचा रहा है, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही पड़ रही है तो आपको यहां पे पता है कि वापस वही फंक्शन तो आपका बनने ही वाला है, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। दिस इज व्हाट लेबनिज थ्योरम इज ऑल अबाउट। अब ये थ्योरम लेकिन बहुत ज्यादा पसंद है जेई को, है ना, जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, इसके ऊपर सवाल भरपूर पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। देखो आपको भी यहाँ पर है ना एक फील होगा कि हाँ यार ये तो काफी रिसेंटली पूछे गए इतने सारे सवाल हम सॉल्व कर पा रहे हैं एक ही सेशन में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो फिर से क्या है, क्या आपको फिर से लिमिट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको फिर से लिमिट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पे ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो, 0/0 फॉर्मेट अगर बन रहा हो तो LH रूल यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस क्या है यहां पे कि आप आंख बंद करके एकदम से इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाए तो डिफरेंशिएशन वाला स्टेप मत करो। अगर लिमिट का बेसिक सा आइडिया अगर आप पहले इस्तेमाल कर सकते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 में x इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक f ऑफ t dt यहां पर ये बोल रहा है, नीचे इसने e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 देके रखा है। तो पता है आइडियली आपने करना क्या चाहिए, आपने बोलना चाहिए कि यार थोड़ा बहुत लिमिट तो हमें आता ही है, भले हमें पूरा यहां पे बहुत कॉन्फिडेंस भले ही ना हो लिमिट चैप्टर पे, लेकिन देखो इतना तो आता है कि हम e की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा ये अगर क्रिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हमें पता है, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। तो ये यहां पे x स्क्वायर था नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड भी कर लिया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लिया, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो गंदगी है ये आपका बेसिकली 1 बन जाएगा अगली स्टेप में। और एक और फायदा क्या हुआ यहां पे कि आपका x और x भी कैंसिल हो जाएगा। सो एक्चुअली आपने सॉल्व पता है क्या करना चाहिए, आपने एक सिंपल सा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए एंड देन आप इसको सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। ये एक्सप्रेशन बना है और ये एक्सप्रेशन आपका कितना है, ये एक्सप्रेशन आपका अल्फा के बराबर है। तो अगर अब आप यहां पे देखते हैं तो फिर से आपको 0/0 फॉर्मेट नजर आएगा, 0 डाल के ये वाली वैल्यू 0 हो रही है, 0 डाल के यहां पे 0 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन जा रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर आपकी इक्वल है तो आपका इंटीग्रेशन का आंसर 0 ही आएगा, है ना, फर्क नहीं पड़ता कि अंदर फंक्शन क्या है। तो आपके इसमें यहां पे 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तो आप यहां पे स्टेप में LH अप्लाई कर सकते हो, और जैसे आप LH अप्लाई करोगे तो आपका जो लिमिट है वो कैसा नजर आएगा। पहले आपको अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है तो fx बनेगा, फिर x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है विच इज 1, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो f ऑफ 0 बनेगा, लेकिन उसके बाद में 0 भी तो मल्टीप्लाई करना है, 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो ये तो टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 1 आएगा। तो आप यहाँ पे लिमिट अगर सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे 0 डाल के कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे f ऑफ 0 ही एक्चुअली क्रिएट कर रहे हो, और यही आपका अल्फा का वैल्यू है, और f ऑफ 0 दे रखा है उन्होंने हाफ के बराबर, मतलब अल्फा का वैल्यू हाफ हो गया, और अल्फा का वैल्यू अगर हाफ हो गया तो आपका आंसर क्या हो गया, 8 अल्फा स्क्वायर, मतलब 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आपको यहां पर जो है बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन में LH अप्लाई करते समय लेबनिज थ्योरम की जरूरत पड़ रही है, बट दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट स्टेप। पहले आप हल्का फुल्का सा अगर सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं तो आपने कर लेना चाहिए, ठीक है। लिमिट देखा, इंटीग्रेशन देखा तो बस कूद पड़े यहां पे लेबनिज अप्लाई करने पे, ऐसा मत करो, ऑलराइट। चलिए और एक सवाल लेते हैं यहां पे, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर भी आपको दिखाई तो लगभग वैसा ही कुछ ना कुछ दे रहा है, आपको यहां पे f' पाई कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, fx बहुत क्लियरली यहां पर आपको दिख रहा है, तो आपको दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है और यहां पे x की वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करना है। अब जब मैं दोनों साइड यहां पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा तो एक बहुत ही क्रिटिकल चीज यहां पे जो चेंज हुई है उसको नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि इस बार ना इस क्वेश्चन में ये cos x अंदर लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए। आपको यहां पे ये जो ओवरऑल fx फंक्शन है, ये जो ओवरऑल fx फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें x हमारा मेन वेरिएबल है, जबकि इस इंटीग्रेशन का मेन वेरिएबल तो t है। इस इंटीग्रेशन का मेन वेरिएबल कहां से पता चल रहा है, dt लिखा है ना, अगर du लिखा होता तो u मेन वेरिएबल होता, अगर dx लिखा होता तो x मेन वेरिएबल होता इस इंटीग्रेशन का, लेकिन अब यहां पे dt लिखा है तो t यहां पर मेन खिलाड़ी है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली पहले तो यहां पे cos x को कांस्टेंट मानते हुए इस इंटीग्रेशन के बाहर भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहां पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो आपका fx पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बहुत ही क्रिटिकल चीज है, इसको ध्यान रखना, आपको cos x बाहर निकाल के पहले तो इसको ऐसा लिखना है, राइट। और ऐसा एक बार आपने अगर लिखा तो आपको यहां पर अभी क्या दिखाई देगा, आपको यहां पे बेसिकली समथिंग इनटू समथिंग दिखाई देगा। तो जब आप यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहां पे f' पाई अगर निकालना चाहते हो तो पहले तो f' निकालो, f' निकालोगे तो समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैंने पहले यहां पे cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन आया, उस पॉइंट पे मैं अब इसको तो हाथ भी नहीं लगा सकता, π² 16 से लेके x² cos ऑफ रूट t अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट t dt वैसा का वैसा आपको दिखाई देगा, प्लस जब मैं cos को नहीं हाथ लगाऊंगा और अब इंटीग्रेशन वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो आपका लेबनिज थ्योरम पिक्चर में आएगा, ठीक है ना। सो लेबनिज थ्योरम यहां पे लगा के देखते हैं, अपर लिमिट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, एंड उसके बाद में अपर लिमिट का डेरिवेटिव ही मल्टीप्लाई करो विच इज 2x, ये हो गया। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी इस एक्सप्रेशन में और फिर उसके बाद में 2x भी मल्टीप्लाई किया जो डेरिवेटिव है, लेकिन इसके बाद में आपको लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है और उसके अंदर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी उसी टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके कुछ तो बन रहा होगा, है ना, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म। अब आपको यहां पे जो निकालना है दैट इज प्रीटी क्लियर कि आपको f' पाई निकालना है, तो आप यहां पे पाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे आप पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे तो ये तो 0 ही हो जाएगा,
तो ये अच्छी बात हो गई कि यहां पर ये इंटीग्रेशन बच रहा था, लेकिन इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म है वो आपकी 0 बन रही है। ठीक है, अगर मैं पाई आगे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहां पे -1 बनेगा कॉस की वैल्यू, अंदर अगर मैं देखता हूं तो -1/1 बनेगा 0 के साथ में, एंड साथ में मल्टीप्लीकेशन में 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई आ जाएगा। बस यही आपका आंसर बनना चाहिए। सो 2 पाई इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, इसका मतलब दिखाई दे रहा है 2 पाई आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहां पर मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में ये समझा हमने कि यार आपके पास में कभी भी अगर fx फंक्शन जो दिया हुआ है ना, वो कुछ इस तरह से दिया है कि आपके इंटीग्रेशन के अंदर भी x है, तो पहले उसको बाहर निकालो, अंदर रखते हुए आपने डिफरेंशिएट नहीं करना है, बाहर निकालो फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना, तो इसी के ऊपर एक और बेहतर सवाल करते हैं, इस आइडिया पे बेस्ड एक और अच्छा सवाल करते हैं, विच इज दिस क्वेश्चन। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपको fx ही दिया हुआ है, fx ही दिया हुआ है, लेकिन इस बार आपका जो इंटीग्रेशन है उसका मेन वेरिएबल लैम्डा है, लेकिन f ऑफ लैम्डा स्क्वायर x बाय 3, क्योंकि इन्होंने अंदर दिया है f के अंदर x नहीं देके, fx देना चाहिए था आइडियली, तो fx नहीं देके इन्होंने क्या कर दिया है, लैम्डा स्क्वायर x बाय 3 देके यहां पर x को फंसा लिया है। इस बार भी इसने फंसाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने बोला कि कोई बात नहीं, cos x मल्टीप्लीकेशन में ये ना अलग निकाल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने गंदा फंसाया, इसने बोला कि मैं तो f के अंदर ही डाल देता हूं यहां पे x को, आप कहां से निकालोगे। ठीक है ना, तो ये है इसके अंदर कहानी कि हमें यहां पे थोड़ा सा सोच के पहले यहां पे x को अलग करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो आपको यहां पे एक ही तरीका मेरे ख्याल से फील होना चाहिए, विच इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम यहां पर बोलते हैं कि चलो यार, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको t डाल देता हूं, लैम्डा स्क्वायर x/3 को मैं यहां पे t डाल देता हूं। अब यहां पे ध्यान इस बात पे देना कि आपके यहां पे मेन वेरिएबल लैम्डा है, x नहीं है बेटा। मैं अभी इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन का मेन वेरिएबल एक्चुअली लैम्डा है, fx की बात बाद में करेंगे। ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये, f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, f ऑफ 1√3 के बराबर है, एंड अगर ये α,6 से पास होता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हम यहाँ पे fx फाइंड करके बताना है, fx फाइंड करेंगे तभी α,6 सब्स्टिट्यूट करके हमें कुछ पता चलेगा। राइट, मेन वेरिएबल लैम्डा है, इसलिए आप यहां पे इसको पहले तो ऐसा लिखूं कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/x इंटू टी। इसका मतलब लैम्डा जो है दैट इज √3/√x इंटू √t। राइट, और अगर आप यहां पे अब डी लैम्डा निकालना चाहते हैं डिफरेंशिएट करके, तो फिर से ध्यान देना, जैसे √3 आपका कांस्टेंट है वैसे ही √x भी आपका कांस्टेंट है। हम जो यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं वो t क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको dt के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। तो √t को डिफरेंशिएट करके कितना आएगा आपका 1/2√t और साथ में dt। सो आपके पास में ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह तो t रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, और डी लैम्डा जो यहां पे लिखा हुआ है उसके प्लेस में ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको रिप्लेस करना होगा। कॉन्सेप्चुअली हमने यहां पर कुछ भी बहुत अलग कुछ नहीं किया है, लेकिन आपने अगर पहले ऐसी चीजें नहीं करी है तो आपको है ना अच्छे से अब देख लेना चाहिए हाउ इट इज वर्किंग आउट। ठीक है ना, तो ये बाहर तो हमारा एक कांस्टेंट पहले से दे रखा था इन्होंने इंटीग्रेशन में। अच्छा 0, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 ही बनेगा, t का वैल्यू भी। अगर मैं √3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं लैम्डा के प्लेस में तो ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, और t का वैल्यू x के बराबर क्रिएट हो रहा है, तो 0 से लेके x तक आपके यहां पर जो है लिमिट अब क्रिएट हो गई है। f के अंदर अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, f के अंदर t लिखूंगा, और उसके साथ में जो d लैम्डा है उसके प्लेस में इतनी सारी चीजें आएंगी, √3 आएगा, √x आएगा, फिर आपके यहां पे 1/2√t एंड साथ में dt आएगा, है ना। इतनी सारी चीजें यहां पर अभी आई हैं, कुछ कैंसिलेशंस हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया लेवल पे यहां पे कैंसिलेशंस हो रहे हैं। आपका एक तो 2 and 2 कैंसिल हो रहा है, फिर आपका √3 and √3 भी कैंसिल हो रहा है। इंटरेस्टिंगली आप यहां पे √x अभी फिर से बाहर निकालना चाहोगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने cos x बाहर निकाला था, यहां पर अभी ये मेन वेरिएबल क्या बन चुका है, अब यहां पे t बन चुका है। सो इसके अंदर ft है, ये अंदर रहेगा, यहां पे √t है, ये भी अंदर रहेगा, लेकिन √x यहां पे क्या कर रहे हैं, ये √x का घर नहीं है ना, √x को यहां पे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आप यहां पे जो fx अभी यहां पे देख पाओगे वो कैसा है, 1/√x एंड उसके साथ में इंटीग्रेशन 0 से लेके x ft/√t dt, ऐसा हम यहां पे देख सकते हैं। राइट, सो फिर से आपको यहां पे क्या करना चाहिए, आपको यहां पर ना इसके डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि मैं यहां पे इंटीग्रेशन वाला स्टेप हटाना चाहता हूं, इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन हटाना चाहता हूं, क्योंकि इसके आगे मैं इंटीग्रेट करूंगा कैसे, मुझे f फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं इंटीग्रेट करूं कैसे। सो आई वांट कि यार ये इंटीग्रेशन ही हट जाए मेरे सामने से। अब अगर मैं यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको यहां पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा तो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो आपको ये तो अच्छा लगेगा ही नहीं फिर, क्योंकि आपका मेन एजेंडा तो ये है कि यहां से इंटीग्रेशन का साइन आपका हट जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे √x को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करो।
रूट एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा यहां पे रूट एक्स इंटू एफ एक्स, एंड यहां पे आपको सिंगल इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन मिलेगा जो डिफरेंशिएशन के साथ में ही हटाया जा सकता है, राइट। सो नाउ लेट अस डू इट। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब 1/2 रूट एक्स उसके साथ में एफ एक्स एंड प्लस रूट एक्स के साथ में एफ डैश एक्स। और राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका एक्स अपर लिमिट पहले तो यहां पे इनपुट में जाएगा, तो एफ एक्स अपॉन रूट एक्स, फिर आपका जो एक्स का डेरिवेटिव है वो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, माइनस लोअर लिमिट डलेगा एंड देन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो ये वाला टर्म आपका फिर से यहां पे 0 होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास में अब यहां पे जो एक्सप्रेशन बना है इसको आपको अब एनालाइज करना है। एनालाइज अगर आप करना स्टार्ट करते हो तो आप क्या देखते हैं यहां पे कि यार ये एफ एक्स अपॉन रूट एक्स का आधा है और ये एफ एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी एक जैसी हैं, इनको हम मर्ज करने के बारे में सोचेंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रूट एक्स उसके साथ में एफ डैश एक्स, एंड राइट हैंड साइड में आ रहा है आपका एफ एक्स अपॉन कैलकुलेशन के बाद में 2 रूट एक्स, है ना, एफ एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 रूट एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये एक छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया है। ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स बोल सकते हैं ताकि आप dy बाई डी एक्स लिख पाएंगे एफ डैश एक्स के प्लेस में। तो हमें ये चीजें यहां पे रिप्लेस करके देखो क्या दिखाई देगा। हमें दिखाई दे रहा है यहां पे कि रूट एक्स के साथ में dy बाई डी एक्स एंड राइट हैंड साइड में आपको y अपॉन 2 रूट एक्स। तो अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है आपका, है ना, रूट एक्स नीचे dx ऊपर y नीचे, तो आपके यहां पे dy अपॉन y किसके बराबर बन गया है, ये आपका बन गया है dx अपॉन 2x के बराबर, जिसको आप इंटीग्रेट अब कर सकते हो। तो यहां पे आपका ln y आ जाएगा, यहां पे हाफ ऑफ ln cx आ जाएगा, है ना, ln c करके हमने यहां पे इसको अंदर ही मर्ज कर लिया है। और यहां पे 2 को आप राइट हैंड साइड में भेज के y के पावर में चढ़ा सकते हो, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। तो आपके इसमें यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब पैराबोला टाइप का कोई यहां पर इक्वेशन फाइनली बना है, राइट। y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब इनके जो डेटा है इसके हिसाब से आप यहां पे c का वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। आपका यहां पर अगर 1,3 इनपुट में जा रहा है, अच्छा 1,√3 इनपुट में जा रहा है, 1,√3 अगर इनपुट में जाएगा तो 3 इज इक्वल टू c इंटू 1, मतलब c का वैल्यू आपका 3 के बराबर बन रहा है। c का वैल्यू अगर आपका 3 है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या मिल गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x अगर आपको यहां पर मिला है तो ये पूछ क्या रहा है कि अल्फा कॉमा 6 अगर इसके पे सेटिस्फाई करता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x तो आपके उसमें है ही है, अल्फा कॉमा 6 अगर इसके अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं तो आपको 36 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा मिलता है, तो अल्फा की वैल्यू फिर आपकी अल्टीमेटली 12 बोली जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में यहां पर आपको इस तरह से बेसिकली एक मॉडिफिकेशन नजर आया कि अच्छा ठीक है, यहां पर सवाल स्टार्ट तो कुछ और ही तरीके से हो रहा था, अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन निकला ये क्वेश्चन अल्टीमेटली, हालांकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन निकला डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट बन रहा है, बट स्टिल देख के लग नहीं रहा था, है ना, हमने जो प्रोसीड किया। अच्छा यहां पर ये भी कई बार बच्चों को लगता है कि हमारे पास में यहां पे ये लेबनीज का सवाल है, हम सोचेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास में यहां पे लिमिट्स में तो कोई वेरिएबल क्वांटिटी दिख नहीं रही। बिल्कुल सही बात है आपको, लेकिन यहां पे अगर इस क्वेश्चन में कोई भी पहला स्टेप लेना है तो इसके अलावा तो और कोई पहला स्टेप यहां पे आप सोच भी नहीं पाओगे, है ना, कि यार कहां से पकड़ोगे आप सवाल को, कहां से पकड़ोगे, कुछ है ही नहीं। देखो है तो यही सॉल्व करने के लिए, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन करके हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने आगे कदम बढ़ा सकते हैं, और जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वेरिएबल लिमिट नजर आएगी। सो लेबनीज आपके दिमाग में धीरे धीरे यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। लेबनीज लगाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि अगले स्टेप में जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन का साइन पूरी तरह से एलिमिनेट करते आ जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है। चलिए एक और सवाल यहां पर करना चाहते हैं, विच इज दिस। नाउ दिस लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग कि यार इतना बड़ा बड़ा कुछ यहां पर जो है एक्सप्रेशन दे दिया है एफ का, है ना, उसको इंटीग्रेट भी करना है -1 से लेकर x तक। फिर यहां पर आगे क्या बोला है, p क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वेयर f(x) अटेन्स इज लोकल मैक्सिमा। अच्छा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात चल रही है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात चल रही है। अच्छा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस चीज के, f, है ना, और s क्या है यहाँ पे, ऑफ f(x), सॉरी f(x) क्या है, f(x) ये आपका एक्सप्रेशन है। तो अगर मुझे f(x) का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आइडेंटिफाई करना है तो मुझे यहाँ पे f'(x) इक्वल टू 0 ही करना पड़ेगा। f'(x) इक्वल टू 0 करके जो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास में आएंगे वहीं से मुझे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है कौन सा मिनिमा का पॉइंट है। तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन अब देखो डेरिवेटिव निकालना आपके लिए कितना आसान है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन एक्चुअली आपसे करवाना चाहता है।
तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन अगर ये मुझसे करवाना चाहता है तो मैं यहां पर लेबनिज थ्योरम अगर अप्लाई करूंगा तो अपर लिमिट पहले तो सब जगह चिपका दो, तो जहां जहां टी दिख रहा है उसकी जगह एक्स आ जाएगा, उसके बाद में एक्स का डेरिवेटिव इज 1 और फिर लोअर लिमिट आपकी कांस्टेंट है तो उसको जब चिपका के आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब एक ही ढंग का काम किया हमने कि हमने टी की जगह एक्स चिपकाया है, बाकी सब कुछ तो वैसे भी यहां पे मैटर नहीं कर रहा। तो मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस 1 उसकी पावर 11, 2x माइनस 1 उसकी पावर में 5, x माइनस 2 उसकी पावर में 7, x माइनस 3 उसकी पावर में 12 एंड 2x माइनस 10 उसकी पावर में 61। राइट, जहां जहां t था वहां वहां हमने बस x चिपकाया, इसके आगे x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करा, माइनस 0 किया, 1 मल्टीप्लाई किया माइनस 0 किया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका डेरिवेटिव निकलकर आ गया है। डेरिवेटिव निकलकर आ गया तो अगले स्टेप में तो आपका आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन है, जहां पे नंबर लाइन के ऊपर हम यहां पे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और साइन चेंज स्टडी करते हैं। राइट, कैसे आप इस ब्रैकेट में देखो कि ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब ये 0 कब बनता है, तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 बनेगा जब x इक्वल टू 0 बनेगा, तो x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये बेसिकली आपका क्रिटिकल पॉइंट किधर है, हाफ डाल के 0 बन रहा है। ये क्रिटिकल पॉइंट 2 क्रिएट कर रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट 3 क्रिएट कर रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट 5 क्रिएट कर रहा है। ब्रैकेट बेसिकली अपनी वैल्यू 0 कब करता है। अब मैं यहाँ पे अपने साइन चेंजेस बस यहाँ पे मार्क करना चाहता हूं, ठीक है ना। सो राइट हैंड साइड में तो आपको प्लस साइन से स्टार्ट करना है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है बेबी कर्व का। मैं यहाँ पे देखता हूं कि 5 क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया है उसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं। 3 क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया उसकी पावर इवन है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 जिस ब्रैकेट से आया है उसका पावर ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। हाफ के साथ भी साइन चेंज करते हैं एंड देन 0 के साथ भी साइन चेंज करते हैं। यहां पे बेसिकली हमें यहां पे साइन चेंज नहीं करना है, 3 पे इस बात का ख्याल रखना होगा। अब यहां पे एक बार आपने मार्किंग अगर कर ली तो ये डेरिवेटिव का ही मार्किंग है, ये डेरिवेटिव का ही एक्सप्रेशन है, तो ये डेरिवेटिव वाले एक्सप्रेशन के ही प्लस माइनस साइन है। अब डेरिवेटिव का वैल्यू जहां पर आपका पॉजिटिव है वहां पे आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव वहां पे डिक्रीजिंग, जहां पे पॉजिटिव वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव वहां पे डिक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव वहां पे और डिक्रीजिंग एंड देन वहां पे फिर से इंक्रीजिंग। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि आपके मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स एग्जैक्टली कौन से होने चाहिए, है ना। ये आपका इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं इसको, कि यार एक इंडिकेशन आपको मिल गया। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ योर फंक्शन, ऑब्वियसली ये लाल कलर से जो बनाया है ये केवल इंडिकेटर है कि कहां पे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहां पे आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। राइट, सो ऑब्वियसली हमें यहां पे 0 पे ग्राफ ऊपर मतलब मैक्सिमा क्रिएट कर रहा है, देन 2 पे हमारा ग्राफ मैक्सिमा क्रिएट कर रहा है, 0 पे एंड 2 पे। तो आपके ये वाले पॉइंट्स हो गए। P क्या है, लेकिन P यहां पर बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वेयर fx अटेन्स इज लोकल मैक्सिमा। मतलब P क्या है, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये 4 के बराबर है। एंड Q की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, Q इज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x वेयर fx अटेन्स इज लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमा कहां आया है, लोकल मिनिमा एक तो यहां पर आया है और एक यहां पर आया है। 3 पे कुछ भी नहीं है, 3 पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां पे ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा है। तो आपके इसमें यहां पर 2 ही पॉइंट्स है, बेसिकली हाफ वाला एक पॉइंट है और 5 वाला एक पॉइंट है, दोनों को ऐड करेंगे डायरेक्टली तो आपको यहां पे 11/2 मिलेगा। ठीक है, अब अल्टीमेटली इसने पूछा क्या है हमसे, अल्टीमेटली इसने पूछा है कि आप यहां पे p स्क्वायर प्लस 2q की वैल्यू निकाल के बताओ, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 16 प्लस 11, मतलब ये 27 आपका फाइनल आंसर क्रिएट करेगा। राइट, सो ये एक्चुअली आपके इजी क्वेश्चंस में से है कि जहां पर आपको इंटीग्रेट एक्चुअली करना ही नहीं है, बस दिखने में यहां पर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, लेकिन डेरिवेटिव से ही अगर हमारा काम आगे होने वाला है। सो डेरिवेटिव निकालने वाला स्टेप तो एक्चुअली बहुत इजी है इस पर्टिकुलर केस में। राइट, चलिए और एक पैटर्न देखते हैं यहां पर। व्हाट अबाउट दिस पैटर्न, अगेन अ वेरी गुड पैटर्न, जहां पर आप फिर से नोटिस करेंगे कि यार इंटीग्रेशन के अंदर पहली बात तो लिमिट आपकी 0 से लेकर x तक है। दूसरी बात आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन fx वी नीड टू कैलकुलेट। अब मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो वो f' इक्वल टू 0 वाले किसी पॉइंट पे ही आएगी, मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आप यहां पे नोटिस करो कि आपके कुछ सवाल होते हैं जिसके अंदर डेरिवेटिव आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। राइट, जैसे कि ये एक स्टैंडर्ड सवाल आप मान सकते हो कि भाई आपको fx दिया और f' पूछा है, तो यहां पे डेरिवेटिव ही पूछा है, तो आपको डेरिवेटिव ही निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। कुछ सवाल होते हैं जिसके अंदर वो बोलते नहीं है कि डेरिवेटिव निकाल लो, जैसे कि ये सवाल हो गया लिमिट का, या ये सवाल हो गया लिमिट का। यहां पर हमें खुद से समझना है कि अरे यार LH रूल अगर अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब यहां पे लेबनिज़ थ्योरम आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, सो दैट इज द काइंड ऑफ डिडक्शन यू नीड टू मेक इन फ्यू क्वेश्चंस, कि भाई वो अपने आप से देते नहीं है। यहां पर इन्होंने क्या बोला, यहां पर इन्होंने मैक्सिमम मिनिमा की बात कर ली,
तो हमने खुद से सोचा कि यार मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव तो हमने निकालना चाहिए। अब जिस चीज का डेरिवेटिव निकालना चाहिए वो एक इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम का फिर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, सिमिलर आइडिया बेसिकली देन अप्लाइज हियर कि मुझे यहां पे डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन डेरिवेटिव निकालने के पहले आपने यहां पर नोटिस करना चाहिए कि क्या मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करूं इस इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन का? नहीं, क्योंकि ये fx में ही आपकी इक्वेशन है। तो अगर आप यहां पे देखते हैं तो यार x ये इंटीग्रेशन के अंदर छुप के बैठा है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो बेसिकली छुप के बैठा है, जिस घर में छुप के बैठा है वो घर एक्चुअली t का है, तो यहां पे x नहीं रह सकता, x को यहां पर बाहर जाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो e की पावर x, इसको आप पहले तो सेपरेट करके लिख सकते हो, है ना। इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो? e की पावर x इंटू e की पावर माइनस टी, ऐसे दो अलग अलग एक्सप्रेशन आप इसको लिख सकते हो। तो यहां से e की पावर x का बाहर आप ट्रांजिशन करवा लो, e की पावर x बाहर निकालो, 0 से लेके x तक, उसके बाद में क्या है आपके उसमें e की पावर माइनस टी, उसके साथ में f डैश टी एंड dt एंड माइनस यहां पे अलग से अभी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ में e की पावर x मल्टीप्लाइड है। अब यहां पे ये एक्सप्रेशन देखो, ये dt वाला एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर सारे टर्म्स जो अभी बचे हैं अंदर वो t वाले ही टर्म्स है, तो वी आर हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर से ध्यान दो कि आपका प्रोडक्ट रूल यहां पर लगेगा। प्रोडक्ट रूल अगर आपका लगेगा तो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, ये अगर डिफरेंशिएट नहीं हो तो ये गंदगी आपको दिखते रहेगी अपने आगे वाले एक्सप्रेशन में भी, अगले स्टेप में भी। हमें नहीं चाहिए ये गंदगी, तो आप यहां पे सिंपल सा काम कर सकते हैं, आप पूरे एक्सप्रेशन को e की पावर x से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे भी e की पावर x है, यहां पर भी e की पावर x है, या फिर आप सोच सकते हैं कि e की पावर x को आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे भी आप सोचो, अल्टीमेटली e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक e की पावर माइनस टी एफ डैश टी dt एंड देन माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बेसिकली आपको मिलेगा। डन है। तो आप यहां पे अब अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको काफी इजीली, है ना, यहां पर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए आ जाएगा। क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, दैट्स ओके फॉर अस। सो माइनस ऑफ e की पावर माइनस x इंटू एफ एक्स एंड प्लस e की पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर लिया। राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहां पर अब क्या करना है, लेबनिज थ्योरम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करना, तो क्या बनेगा e की पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स एंड इस क्वाड्रेटिक का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो यहां पर 2x माइनस 1 मुझे मिल रहा है। राइट, तो बेनिफिट क्या हुआ यहां पे? बेनिफिट यह हुआ है कि ये टर्म ही आपका उड़ गया है, ये टर्म आपका उड़ गया है, तो आपको क्या मिल चुका है यहां पे? fx का ही एक्सप्रेशन मिल चुका है। हम सोच रहे थे कि यार मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसलिए हमें डेरिवेटिव निकालना चाहिए। अब डेरिवेटिव निकालना चाहिए के चक्कर में जो हमारे यहां पे एक्सप्रेशन बन गया वो fx का ही बन गया, वो fx का ही एक्सप्रेशन बन गया। माइनस माइनस कैंसिल करो, e की पावर x को इस तरफ भेजो, तो ठीक है। हमें जो एक्सपेक्टेड नहीं था उतना अच्छा रिजल्ट बेसिकली आ गया यहां पे। हमें एक्सपेक्टेड था कि डेरिवेटिव बनेगा, लेकिन fx ही पता चल गया अब यहां पे। ठीक है, अब fx पता चल गया, आपको डेरिवेटिव चाहिए, है ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब डेरिवेटिव चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। सो एफ डैश एक्स आपका यहां पर क्या बनेगा, e की पावर x डिफरेंशिएट हुआ है तो 2x माइनस 1 को हाथ नहीं लगाया, फिर e की पावर x को हाथ नहीं लगाया, लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपका 2 बना। इन दोनों को अगर आप मर्ज करते हो तो e की पावर x के साथ में आपको भी 2x प्लस 1 बचा हुआ नजर आएगा। राइट, ये आपका डेरिवेटिव है, इसको अगर आप इक्वल टू 0 करते हो तो आपको x का वैल्यू कितना मिलता है? माइनस हाफ के बराबर मिलता है। और माइनस हाफ अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको फाइनली मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। क्रिटिकल पॉइंट पे आपका मिनिमम यहां पे आ रहा है, तो एफ ऑफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका e की पावर में माइनस हाफ एंड उसके साथ में माइनस 1 which is basically -2 upon अंडर रूट ऑफ e। माइनस हाफ का मतलब क्या है? एक तो नीचे लेके जाओ तो e की पावर में हाफ डिनोमिनेटर में और e की पावर हाफ मतलब अंडर रूट। तो -2 upon रूट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर फिर आपका बनेगा, which is a ऑप्शन। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस जहां पर मैक्सिमम मिनिमा कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है ना। आपको आगे बढ़ के यहां पे डिफरेंशिएशन सोचना है और डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आपको लेबनिज अप्लाई करना पड़ेगा अगर एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है तो। एंड देन देयर इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल, जो काफी क्रिएटिव काइंड ऑफ आपका सवाल है। क्रिएटिव क्या है इसके अंदर? आप यहां पर ऐसा सोचो कि यार आपके पास में इंटीग्रेशन 1/e से लेके 10x तक है, मतलब आप अगर इसको सॉल्व करोगे पूरी मेहनत करके कर सकते हो इसको सॉल्व, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप यहाँ पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना, तो यहाँ पे 1 + t² का डेरिवेटिव 2t dt आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो log of 1 + t² टाइप का कुछ यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो।
वैसे यहां पर भी आप मेहनत करके कुछ ना कुछ तरीके से इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हो। तो या तो यह है कि आप यहां पे इंटीग्रेशन ईमानदारी से करो, है ना, फिर उसके अंदर लिमिट डालो, फिर इंटीग्रेशन ईमानदारी से करो, फिर उसके अंदर लिमिट डालो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, राइट। सिंप्लीफाई करके ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ये ऐसा सवाल है जहां पे लेबनीज का पर्पस इनिशियली शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि यहां पे आपकी लिमिट वेरिएबल है ना, tan x और cot x, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा यार इसके अंदर ना डिफरेंशिएशन करके क्या होगा, एक बार सोच के देखते हैं। अदरवाइज आप इसको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मान के सॉल्व कर सकते हो इन जनरल, लेकिन आप ये सोचो कि यार देखो पहली बात तो इसका आंसर जो आएगा वो x के टर्म्स में आएगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये मेरा fx फंक्शन क्रिएट करेगा, सही है कि नहीं। आप इसको बड़ी मेहनत से सॉल्व करोगे, फिर अल्टीमेटली लिमिट क्या डालना है, tan x, तो x के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बनने वाला है। यहां पे भी सॉल्व करोगे, उसके अंदर लिमिट डालोगे cot x, तो x के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बनने वाला है, राइट। इफ दैट इज ट्रू, तो आपके पास में यहां पे ये जो लिखा है मैंने fx, दैट इज ओके, कि ये कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, एक बार देखते हैं। तो यहां पे tan जो है पहले सब जगह चिपका दे, सो tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, लेकिन उसके बाद में tan का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज सीकेंड स्क्वायर x। लोअर लिमिट के हाल खराब है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डालने के बाद में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो मल्टीप्लाई करके वाली टर्म तो आपकी गायब हो जा रही है। प्लस अगले वाले में अगर आप देखते हैं तो cot आपका यहां पे लिमिट है, तो cot अगर आप डालते हो तो आपको 1 अपॉन cot x, उसके साथ में 1 प्लस cot स्क्वायर x मिलता है इनपुट में, एंड देन आपको cot का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। सो इफ यू नोटिस तो आपको यहां पे कुछ कैंसिलेशन बढ़िया वाले दिख रहे हैं। एक तो ये कैंसिल हो गया आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर आपका सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर आपका cosec स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहां पे माइनस साइन के साथ में आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। अब यहां पे जो cot है ये इसको मैं रेसिप्रोकल करके ऊपर tan लिख सकता हूं, तो ये माइनस ऑफ tan x हो गया, और यहां पे tan x है, मतलब f डैश x का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। अब सोचो f डैश x का वैल्यू 0 आ गया, किसी भी फंक्शन में डेरिवेटिव का वैल्यू अगर हमेशा ही 0 आ रहा है, इररिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x अभी मैंने इनपुट डाला ही नहीं है, ये तो इन जनरल आपका यहां पर जो आंसर है वो 0 के ही बराबर अगर क्रिएट करता है, मतलब ये जो फंक्शन अपने आप में था, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। इंप्लाइज fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में ही ऐसा हो पाता है कि किसी भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव देखते हो तो वो हमेशा ही 0 निकल कर आता है। अब इससे क्या हुआ फायदा, इससे फायदा ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि यार fx अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो आप किसी भी x पे वैल्यू निकालो सेम ही आने वाली है ना। आप fx की वैल्यू किसी भी x पे निकालो सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी। तो हम यहां पे अपने हिसाब से पहले से ही कैलकुलेट करने के पहले ही x सिलेक्ट कर लेते हैं ना। तो आपके यहां पर जो fx का कैलकुलेशन है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ fx हम बोल रहे हैं कि यूज x इक्वल टू 0। क्या प्रॉब्लम है, x इक्वल टू 0 पे जो भी बन रहा होगा, सॉरी x इक्वल टू π/4 मान लेते हैं इस बार, बिकॉज 0 तो प्रॉब्लमेटिक है ना, अदरवाइज 0 भी अच्छा ऑप्शन था। इफ cot वगैरह नहीं होता तो cot में नॉट डिफाइंड हो जाए। तो हम यहां पर अभी π/4 पे बेसिकली सिलेक्ट करना चाहेंगे अपना वैल्यू। π/4 पे फायदा क्या होगा, π/4 पे फायदा ये होगा कि यार tan π/4 भी 1 होता है और cot π/4 भी 1 होता है। तो पहले वाले इंटीग्रेशन की लिमिट भी 1/e से लेकर 1 हो जाएगी, दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट भी 1/e से लेकर 1 हो जाएगी। तो हम एक सिंगल इंटीग्रेशन की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दो अलग अलग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप यहां पे सिंगल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करो। तो आपको मिल रहा है यहां पे t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पे मिल रहा है 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो और जो बन गया है एक्सप्रेशन बस उसी को इंटीग्रेट करो, राइट। सो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पे एक या एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ऊपर, एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे है आपके उसमें टी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और आपकी लिमिट जा रही है 1/e से लेके 1 तक, ठीक है। तो यहां पे ये 1 प्लस टी स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, लॉग ऑफ टी आपका इंटीग्रेशन है, लिमिट 1/e से लेके 1 जा रही है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ln ऑफ 1/e विच इज बेसिकली 0 माइनस -1 विच इज +1, समझे। तो यहां पर थोड़ा सा मोटिवेशन यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि यार करने के लिए तो मैं इंटीग्रेशन यहां पे डायरेक्टली करके भी मेहनत कर सकता हूं, है ना। अगर आप ये पूरा काम करोगे तो शायद आपके यहां पे आंसर कट पीट के कुछ ना कुछ 1 आ ही जाएगा फाइनली, है ना। ऑब्वियसली इसका फाइनल आंसर 1 है, लेकिन ये भी एक आइडिया होता है जो भी हमने यहां पे डिस्कस किया कि यार हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, किसी ने पूछा नहीं था तो भी निकाला। जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमें पता चला कि डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है मतलब वो फंक्शन अपने आप में एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा,
और अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, सेम ही आंसर आता है। कांस्टेंट फंक्शन किसी भी इनपुट पे सेम ही आंसर देता है, ठीक है ना, राइट। तो आपने बोला कि π/4 अच्छा लग रहा है, π/4 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने कुछ क्वेश्चंस फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आई थिंक इस तरह का सवाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने के लिए डेफिनेटली कभी भी आ सकता है। ऑलराइट, इसी साल आ गया तो और बढ़िया बात है ना, आपने देख लिया है तो आपको यहाँ पे एग्जाम में चमक भी जाएगा। ऑलराइट, सो आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अभी लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चंस अपने JEE एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे अपने जो फ्री कोर्सेज वाला सेक्शन है उसके अंदर जो आपका JEE एसेंशियल्स नाम का फोल्डर है, जो आपका यहाँ पे फ्री कोर्स है, उसमें जाके DPPs डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप फर्दर यहाँ पे अगर JMPP के पार्ट नहीं बने, JMPP के पार्ट डेफिनेटली बनिए। वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आप सभी बच्चों के लिए। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे ग्रेविटी बैच को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रेविटी बैच आपके बहुत सारे इसके अंदर आपके सारे टीचर्स जो कनेक्टेड है आपके लाइव सेशंस लेते हैं, उसके साथ में आपके DPPs आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे JMPP का एक्सेस इसके साथ में है। तो अगर आपने ग्रेविटी बैच ले ले तो JMPP अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो ये ग्रेविटी बैच अपने आप में यहाँ पे कंप्लीट रिविजन कोर्स है जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा अपने JEE के स्कोर को इंप्रूव करने में। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग ऑन JEE एप्लीकेशन, सो डू विजिट एंड check out whatever you feel is important for you and which can improve your performance in your upcoming paper। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर यहाँ पर अपने अगले वीडियो में। lot more interesting things to be discussed। take care everyone, bye bye।